यात्री ट्रेनों को निजी हाथों में देने की तैयारी हो रही है। ट्रेन सर्विस ऑपरेशंस में अब प्राइवेट पार्टीज की हिस्सेदारी हो सकती है। 109 डेस्टिनेशन रूट्स पर प्राइवेट कंपनी ट्रेन ऑपरेट करेंगी। इससे 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। पहली बार पैसेंजर ट्रेन संचालन में निजी निवेश होगा। आपको बताएं कि ये जो प्राइवेट ट्रेन होंगी कम से कम 16 कोच की होंगी। इनकी अधिकतम रफ्तार भी तय कर दी गई है। 160 किलोमीटर से अधिक प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं चल पाएंगी। ये जो पूरी परियोजना है इसको 35 सालों के लिए रखा गया है और इसमें चार्जेस जो हैं, जो शुल्क होगा वो खपत के हिसाब से निजी कंपनियों को देना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ट्रेनों में संचालन जो होगा वो भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड्स ही करेंगे। और हमारे सहयोगी परिमल हमारे साथ जुड़ रहे इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। परिमल, सुगबुगाहट तो काफी लंबे समय से थी, कुछ जगह जो है ट्रायल भी शुरू किया गया था। हमने देखा था कि बड़े पैमाने पर जो यूनियंस है उनकी ओर से इसका विरोध भी किया गया था। लेकिन अब क्या इसको औपचारिक जामा पहना दिया गया है? क्या यह फैसला हो गया है कि भारत में अब जल्दी ही प्राइवेट ट्रेन भी चलने लगेंगी? अभी तक हम देखते आए थे कि रेलवे की मोनोपोली थी, उसके बावजूद भी परिचालन में उनका इतना खर्च होता था कि प्रॉफिट कम ही निकल पाता था। तो अब ये जो निजी हाथों में देने जा रहे हैं, क्या इससे अपना प्रॉफिट वसूलना चाहते हैं या फिर उनको प्रॉफिट मिल भी पाएगा? देखिए, दो तीन चीजें बहुत अहम हो जाती है इसमें, क्योंकि एक चर्चा बहुत लंबे समय से थी। आपने कहा कि नहीं, कम से कम तो लगता है कि 8-9 महीने या उससे भी ज्यादा से पहले से ये चर्चा हो रही थी। लेकिन बार बार रेलवे की तरफ से ये कहा जाता था, चाहे वो मंत्री हो या फिर अधिकारी हो, कि जो भी तमाम एसोसिएशन के लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद भी हम ये फैसला लेंगे। और इसको लेकर कई बार बैठकें भी हुई है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर साफ करना बहुत जरूरी है कि रेलवे ने इसकी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। बाकायदा इसके लिए जो रिक्वेस्ट फ्लोट होता है कि जो लोग आवेदन कर सकते हैं वो फ्लोट कर दिया गया है और इसमें तमाम चीजें कही गई हैं। उनको जिन चीजों का ख्याल रखना वो रिक्वेस्ट में कहा गया, क्योंकि रेलवे ने ये सीधे तौर पर ये बताई है बात कि ये जिनको भी आवेदन करना है, जिन कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को, वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये एक बात और बहुत अहम हो जाता है कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि कोविड को लेकर जिस तरीके से जो कटौती की गई थी हर जोन में, हर जगह पे जहां जहां समारोह और बाकी चीजें हो रही थी, वो भी खबर हमने दिखाई थी कि कैसे रेलवे को भारी नुकसान हुआ है पिछले साल की तुलना में इस बार। और उसकी नुकसान की भरपाई के लिए जो फिजूल खर्ची हो रही थी, इवन की लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन तमाम चीजों को लेके एक निर्देश दिया गया था फाइनेंशियल कमिश्नर की तरफ से, रेलवे के फाइनेंशियल कमिश्नर की तरफ से तमाम जोन के जो आला अधिकारी होते हैं उनको, कि आप जहां जहां पे इन सब चीजों की कटौती करें। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जा सकता है कि जिस तरीके से इस बीच में रेलवे ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, रेलवे का संचालन नहीं हो पा रहा था ट्रेनों को लेकर, तो घाटे में चल रही थी रेलवे। पहले से भी कई बार घाटों की बात रहती है। अब यह कोशिश हो रही है कि प्राइवेट पार्टनर को अपनी तरफ थोड़ा सा लगा के और जो भरपाई है या जो मुनाफा है या जो रेलवे की स्थिति है, उस वित्तीय स्थिति को, रेलवे की स्थिति को, खासतौर पर आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, उसी दिशा में एक कदम माना भी जा सकता है। परिमल, हमने रेलवे का एक स्वरूप बदलते हुए देखा है। एक समय था कि रेलवे का अलग से बजट आता था, आम बजट से अलग, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, इस कदम में क्या जो निजी कंपनियां हैं वो हमारे देश के अंदर की होंगी या बाहर की हो सकती हैं? दूसरी, क्या इसके लिए इसका मतलब ये भी माना जाए कि जो किराए हैं वो बढ़ जाएंगे? क्योंकि एक तरह से जो रेल में सफर करना, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे संचालन हमारे देश में चलता था, तो क्या एक आम आदमी के लिए रेल का टिकट अब बढ़ने वाला है? उस लिहाज से क्या बदलाव आएंगे इसमें? नहीं, अब तक जो इस रेलवे की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि मेक इन इंडिया के तर्ज पे जो कोचेज होंगे वो भारत में बने होंगे, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें भारतीय कंपनियां ही अपने आप में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं या करेंगी। बहुत ज्यादा चीज शेयर नहीं किया गया टेक्निकल एस्पेक्ट को, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि इस तरह के दरवाजे जो हैं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, वो दरवाजे खोले गए हैं। और किराए को लेकर अगर कहें तो निधि, एक चीज बहुत साफ किया गया है कि जिस तरीके की पंक्चुअलिटी मेंटेन करने की बात हो या फिर साफ सफाई मेंटेन करने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेके रेलवे का जो पैरामीटर सेट है उससे कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। तो यह भी हो सकता है कि किराया बढ़े, लेकिन उस पर आधिकारिक मुहर भारतीय रेलवे की तरफ से ही लगा होगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें इनके ऊपर ही निर्भर करेगी। जैसे हमने देखा कि ड्राइवर और गार्ड रेलवे के ही होंगे,
हॉलेज चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी वाला चार्ज हो, वो आपको जितना खपत करेंगे वो देना होगा। तो एक अधिकार जो है वो भारतीय रेलवे का होगा इस पे, और चाहे किराया बढ़ाने से लेकर हो या फिर चीजों को तय करने को लेकर, तो वो बहुत सारी चीजें एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबे समय से जो कयास चल रहा था कि प्राइवेट पार्टी आ सकती है ट्रेन ऑपरेट करने को लेकर, वो दरवाजा अब खुल गया, वो स्थिति साफ हो गई है। जी शुक्रिया परिमल आपका इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। तो परिमल बता रहे थे कि किस तरह से जो भारतीय रेल हैं उनका अब दरवाजा खुल गया है निजीकरण की ओर, और जल्दी ही जो प्राइवेट ट्रेन से वो चलने लगेगी। बिल्कुल, आगे बढ़ एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। भारतीय रेल की मालगाड़ी 3 किलोमीटर लंबी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ा। मालगाड़ी में 177 डिब्बे हैं, 3 इंजन, 15,000 टन माल की ढुलाई एक साथ बिलासपुर चक्रधरपुर डिवीजन के बीच होगी, और इसका खास नाम है जो अखिलेश बताएंगे। बिल्कुल, इसको सुपर एनोकोंडा कहा जा रहा है। एनोकोंडा आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सांप होता है, बहुत विशाल होता है, और इसको ये इसलिए सुपर एनोकोंडा इसको कहा गया क्योंकि इसमें 3 जो मालगाड़ियां हैं उन्हें जोड़ करके इसको बनाया गया। आप देखते रहें, ये तस्वीरें लगातार चलती रहेंगी। हालांकि हमारे पास अभी इतना समय नहीं होगा कि हम आपको पूरी ट्रेन दिखा सकें। बात करते हैं कश्मीर की, जहां सोपोर में आज सुबह 7:30 बजे जब सीआरपीएफ के जवान जिप्सी पर ड्यूटी देने जा रहे थे, तब मॉडल टाउन चौक के जवान जिप्सी से उतरने लगे। तभी पास के मस्जिद में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसमें बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस हमले में 3 और भी जवान घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। ये सभी घायल जवान अस्पताल में भर्ती हैं। और अखिलेश, सुबह जब ये तस्वीर आई थी बहुत विचलित करने वाली इसलिए थी क्योंकि एक 3 साल का छोटा बच्चा था और उसके नाना ज़मीन पे आतंकियों की गोली के शिकार पड़े हुए थे और ये उनके ऊपर बैठा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके और तस्वीरें आई कि किस तरह से सीआरपीएफ के लोगों ने इस बच्चे को बचाया और गोलियों के जो आतंकियों उनके बीच जो मुठभेड़ चल रही थी उसके ऊपर से, और फिलहाल इस बच्चे को किस तरह से घर पहुंचाया, लेकिन वो सिर्फ घर जाना चाह रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था। तो आज ये बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें सुबह आई थी जिन्होंने विचलित किया, और छोटे से बच्चे ने आज ये मंजर देखा, शायद वो कभी ना भूल सके। मैं बताना चाहूँगा, सवेरे हमारी एक पेट्रोल पार्टी सीआरपीएफ और पुलिस की थी वहाँ पे मॉडल टाउन में। उस पे मिलिटेंट्स ने, जो कि पहले से वहाँ मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है, और जिसपे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ, और हमारे सीआरपीएफ के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर। और एक सिविलियन जो है, जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली, तो वो भी इस कम हुआ है। उस वक्त जब ये फायरिंग हुई हमें पता चला, तो जब हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो सीआरपीएफ के 3 जवान जो खून में लथपथ थे उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सिविलियन जो है वो भी जख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफी फायरिंग वहां से अपोजिट साइड से आ रही थी। तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी, और हमारा काफी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहां से उठा के हमने इसको लिया। तो इस खबर के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे आपको बताएंगे कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन 1 जून के मुकाबले बेहतर स्थिति में है दिल्ली। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एनडीटीवी से कहा है। विश्व की सबसे बड़ी ओपन एयर लॉन्ड्री ही नहीं, मुंबई के 130 साल पुराने धोबी घाट की बॉलीवुड और पर्यटकों के बीच अहम पहचान रही है। कोरोना काल में धोबी घाट का अस्तित्व भी धुल रहा है। जहां मुंबईकरों के लिबास का मैल धुलता रहा, उस 130 साल पुराने धोबी घाट का अस्तित्व भी कोरोना काल में धुल रहा है। धोबी घाट की इन संकरी गलियों में मौजूद कई घरों में ऐसे ताले जड़े हैं
शहर की करीब 12 एकड़ जमीन पर बसे धोबी घाट के हजारों धोबी अपने गांव को लौट चुके हैं। जो बचे हैं उनमें से ज्यादातर बेरोजगार और गुस्से में हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग को धोबी घाट में भूखे मर रहे हैं। पलीबा बोलते हैं धोबी घाट में काम बंद करो, काम बंद करो। कौन सा काम बंद किया? काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? हमारे परिवार खाएंगे कहाँ से? ये तो सोचना चाहिए इंसान को। हम धोबी लोग के ऊपर ही प्रॉब्लम है, बाकी सब तो इधर उधर कमा रहे, लेकिन धोबी तो एकदम बैठ गए हैं। ना तो हमारे घर का खर्चा है, ना तो कुछ है। अभी हम कहाँ से करेंगे? अभी बच्चे लोग का स्कूल का फीस भरने को आ गया, कहाँ से भरेंगे वो सब? देखो, हम लोगों का जो काम है होटल लाइन का, होटल लाइन फिलहाल तो चालू नहीं हुई है। दूसरी रेस्टोरेंट का काम है वो चालू नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत ला के, जो हमारे आजू बाजू के जो कई भाई लोग हैं यहाँ के धोबी भाई लोग, वो ला के अपना कर रहे हैं। अब भाई कितना महीना कोई बैठेगा, क्योंकि कोई पूरा करने वाला है नहीं। कोई सरकार पूरा नहीं करने वाली है, ना कोई हम लोग के यहाँ का कोई नेता पूरा करने वाला है। हमको अपना ही खोदना है, अपने कुआं खुद के पानी पीना है। धोबी घाट के ग्राहक घर, नामचीन होटल, अस्पताल और रेलवे ही नहीं, थोक, रिटेल स्टोर्स और गारमेंट एक्सपोर्टर्स भी हैं। पेशेवर क्लीनिंग और कलर के लिए उनका अंतिम सहारा यही है। सालाना टर्नओवर करीब 100 करोड़ का बताया जाता है। काम बंद है, फिर भी बिजली बिल से लेकर कपड़े धोने के इन पत्थरों का किराया भरने पर मजबूर हैं। पत्थर के भाड़ा नहीं भरोगे तो 50 रुपया फाइन लग रहा है महीना के। 1 रुपया आ नहीं रहा, लेकिन 50 रुपया हम लोग को फाइन भरना पड़ेगा। कहाँ से हम लोग देंगे? जब काम धाम बंद है, सरकार घोषित कर रही है ये माफ किया जाएगा, लाइट बिल माफ किया जाएगा, स्टोन मालिक का भाड़ा माफ किया जाएगा, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और काम धाम है नहीं, यहाँ खाने पीना मर रहे तो और बीएमसी पैसा कहाँ से भरे? होटल, घर के कपड़े बंद हैं, मगर कुछ अस्पतालों की चादरें यहां जरूर पहुंच रही हैं। संक्रमण का खतरा है, पर पेट की भूख के आगे कोरोना का डर सताना शायद बंद कर चुका है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो वाकई मिलकर मुकाबला करना है कोरोना से। और दिल्ली में किस तरह से मुकाबला हो रहा है बता रहे हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। उनसे बात की मनोरंजन भारती ने। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आज सीधे चलेंगे मनीष सिसोदिया के पास। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, आजकल स्वास्थ्य मंत्री का भी प्रभार उनके साथ है। सर, आपने एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल वही है जो सबके मन में है। आपने कहा था कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केसेज हो जाएंगे। ये आंकड़ा आपके पास आया कहां से सर? ये जो आंकड़ा था ये उस वक्त की स्थिति थी, और वो स्थिति भारत सरकार ने एक्सपर्ट्स की मदद से जो वेबसाइट बनाई थी, जो पोर्टल बनाया था प्रोजेक्शंस के लिए, ये हमने उससे ही लिया था। और वो मुझे नहीं लगता कि वो गलत था, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो प्रोजेक्शन का मॉडल बनाया था, देश भर के राज्यों के लिए, सारे राज्यों के लिए उस पर प्रोजेक्शन थे, और मैंने भी वहीं से लिया था। तो इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है। लेकिन होम मिनिस्टर ने कहा कि आपके इस बयान से दिल्ली में पैनिक फैला। देखिए, वो उनका व्यू पॉइंट हो सकता है। किस वक्त हम कहां खड़े हैं और कहां पहुंच सकते हैं, किस तरफ बढ़ सकते हैं, उसकी जानकारी पब्लिक को देने से मुझे तो लगता है कि फायदा होता है। मनीष जी, एक ईमानदारी से जवाब चाहूंगा कि क्या क्या वायदे किए थे आपको केंद्र सरकार ने और क्या क्या मिला आपको, ये एक लोग जानना चाहेंगे। देखिए, बात केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार की है ही नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का साथ आना ही अपने आप में बड़ा मैसेज होता है। और जब मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो वो भी एक बड़ा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देता है कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। उसमें हमें उनकी तरफ से, जैसा मैंने कहा, राधा स्वामी हॉस्पिटल जो सरदार पटेल हॉस्पिटल वहां पर बनाया गया, दिल्ली सरकार की ओर से तैयार किया गया, उसको चलाने के लिए मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी, जो आईटीबीपी की तरफ से दिलवाया गया। ये एक बड़ा सहयोग है। बहुत सारे मास्क, पीपीई किट्स वगैरह दिए गए, रेलवे के कोच दिए हैं। और क्या नहीं मिला, ये तो आपने बताया क्या मिला, क्या नहीं मिला? मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को सबसे ज्यादा तो एक सहयोग की जरूरत थी, जो मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या नहीं मिला। अभी हमें फाइनेंस की जरूरत है। उम्मीद है कि, और हम पूरे भरोसे पे कह सकते हैं कि जब केंद्र सरकार की तरफ से सब तरह का सहयोग मिल ही रहा है, तो जो फाइनेंशियल सहयोग हमने मांगा है वो भी मिलेगा। क्योंकि एक ऐसे समय में जब इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन है, जब लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, दुकानें नहीं चल रही हैं, वैसे में जाहिर है टैक्स भी नहीं आएगा, तो केंद्र सरकार से हमें टैक्स में भी मदद की जरूरत पड़ेगी, राहत में, और वो भी मिलेगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। प्लाज्मा बैंक की क्या स्थिति है सर? देखा जा रहा है और हम सब ने भी अनुभव किया है कि
लोगों को प्लाज्मा नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोनर है, डोनर नहीं है, डोनर है, लेकिन वो डोनर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता क्योंकि वो डरता है हॉस्पिटल जाने से। तो इस बारे में क्या कोई थिंकिंग है दिल्ली सरकार के पास? देखिए, प्लाज्मा एक अच्छी उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रामबाण है इसका। अगर किसी व्यक्ति की मौत के होने के चांसेस में 30% कमी लाई जा सकती है, 1% भी कमी हो सकती है तो बड़ी चीज़ होती है, इसमें 30% तक संभावनाएं बढ़ती हैं, तो ये एक अच्छी उम्मीद है। सैकड़ों साल से ब्लड डोनेशन करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में ब्लड डोनेशन में भी डर रहता है, प्लेटलेट्स देने में भी डर रहता है। प्लाज्मा का डोनेशन तो अभी नया एक फिनोमेना है, तो डर तो रहेगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस डर को लोगों से निकालें कि अगर आप कोरोना के पेशेंट्स हैं, रहे हैं और ठीक हो गए हैं और आप किसी की जान बचा सकते हैं, तो उसके लिए आपको आगे आना है और बिना डरे आगे आना है। हमारी जिम्मेदारी है कि उसका सेफ प्लाज्मा लेने की प्रक्रिया हो सके, वो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुछ सवाल है छोटे छोटे, आप हमें कहा गया है आपसे पूछने के लिए। स्कूल 31 जुलाई तक बंद है, आप शिक्षा मंत्री भी है, आगे की क्या योजना है? अभी तक तो 31 जुलाई तक ही की परिस्थितियों पे निर्भर करेगा कि आगे की क्या योजना है, क्योंकि ये कोरोना ऐसी बीमारी है जिसपे आज की तारीख में 1 महीने एडवांस में स्कूल को लेके, मार्केट्स को लेके, इकोनॉमी को लेके कोई योजना बनाना मुश्किल है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में जो भी हालात रहेंगे, अगर हालात सुधरते हैं तो निश्चित रूप से मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते चाहूँगा कि स्कूल खोलने की व्यवस्थाएं की जाएँ, कॉलेज खोलने की व्यवस्थाएं की जाएँ, और अगर हालात नहीं सुधरते हैं या ऐसे रहते हैं तो फिर उसका कुछ और प्लान बनाना होगा। लेकिन जुलाई के लिए हमने कुछ प्लान तैयार किए हैं कि किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, किस तरह से ऑनलाइन और पर्सनल टीचर्स, पर्सनल इंटरेक्शन के माध्यम से किस तरह से हर बच्चे तक पहुंच के पढ़ा सकें, उसका हम प्लान इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। एक और सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली में बसें चल सकती है, जहाज चल सकता है, ऑटो चल सकता है, टैक्सी चल सकता है, कुछ ट्रेनें भी चल रही है, तो मेट्रो क्यों बंद है? हमने भी रिक्वेस्ट किया था केंद्र सरकार से कि मेट्रो खोल दे, पिछली बार जब लॉकडाउन की गाइडलाइंस आई थी, पर शायद केंद्र सरकार अब एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करती है और जाहिर है करनी भी चाहिए, तो उनकी राय में हो सकता है मेट्रो खोलना अभी मुफीद ना हो, पर हमारी राय में अगर खोल दी जाएगी तो शायद लोगों को और सहूलियत होगी, और जो नीचे गई हैं चीज़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। हम उनसे फिर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि खोल दें, पर अभी उन्होंने खोलने की मनाही की है। जी, मनीष सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पब्लिक फिगर हैं तो आप भी थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे, क्योंकि आपके कैबिनेट के पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अब ठीक हो गए हैं, उसके लिए भी आप सबको बधाई, लेकिन अपना ख्याल रखें। एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।